नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की कंप्लीट सीरीज़ चली है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझाए जा रहे हैं छोटे-छोटे वीडियोज़ के फॉर्मेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस चैप्टर को आपको आसानी से समझने के लिए और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर इसके बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। इसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है, वो इनकॉर्पोरेट करता है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी। ड्यूटीज़ जो स्टेट्स की थी, वो डीपीएसपीज़ के थ्रू लाई गई थी। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू राइट्स तो प्रोवाइड किए गए थे, बट ड्यूटीज़ नहीं थी। इसके बाद से जो हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें पार्ट 4 ए ऐड किया गया और आर्टिकल 51 ए ऐड किया गया, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया। उस वक़्त पे टोटल 10 ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू 11वां हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो लाया गया। तो टोटल अभी के टाइम में हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं, जो इंडियन सिटीज़न्स के लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसा आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग-अलग सोर्सेज़ के थ्रू अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। तो अभी आप एक बात बताओ कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, वो कहाँ से बोरो किया गया है? और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, ये जो बोरो किया गया था, ये यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। और अगर बात करें हम, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल होते हैं और इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कौन जो हमारा कोर्ट है उसके द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो फंडामेंटल राइट है, जो ये जो टॉपिक है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ था पेपर के अंदर कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ कोरिलेटिव और इनसेपरेबल हैं। तो ये जवाब था हाँ। और ऐसे ही इसके अलावा अगर बात करें तो जो राइट है वो अकेले एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता, ड्यूटीज़ भी होती हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में केवल राइट्स थे, ड्यूटीज़ नहीं थी। क्योंकि उस वक़्त ये माना गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर ही ये ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं। इसके अलावा जो ड्यूटीज़ हैं, वो भी एग्ज़िस्ट नहीं करती अकेले में, उसके लिए राइट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये स्वर्ण सिंह जी की कमेटी थी, जिसके द्वारा ये लाया गया था 1976 के अंदर। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है कि अक्सर वो प्रेसिडेंट के नाम प्राइम मिनिस्टर्स के नाम पूछ देता है, तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किसकी गवर्नमेंट थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि सेपरेट चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इसके अलावा सिटीज़न्स शुड बी कॉन्शियस द राइट एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, तो यही बात थी। तो इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करेंगे कौन-कौन सी फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो यहाँ पे आपको एक तरीका मैं बतलाऊँगा, जिससे आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हो। तो जैसे यहाँ एंथम में ए दिया हुआ है, तो ये 1 की जगह पे आप ए कर लो, तो आपको याद रहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ए जो है, यानी 1 उसमें एंथम आता है। इसके बाद से जो दूसरा है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, तो नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ये आपका दूसरा है। इसके अलावा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी 3 है। और तीसरा तो आपको ये याद रहेगा 53 1 और 53 ए का 3 जो प्रोविज़न है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो ऐसे सारे का तो मैं नहीं आपको बता सकता, आपको अपने पास से कुछ चीज़ें जोड़ के बनानी पड़ेंगी। लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें जिससे आपको अंदाज़ा रहे थोड़ा बहुत, तो वो मैं बतला देता हूँ यहाँ पे। अब अगर बात करें चौथा जो था, उसमें बात किया गया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज़ व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो जब भी कंट्री को डिफेंड करने की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंड की बात आ रही है और फोर्स से आप डी भी लिख सकते हो इसको, तो इससे भी याद रख सकते हो ये। इसके अलावा अगर बात करें टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडियन, इसके बाद आगे का पढ़ लेना। बस इतना याद रखो कि कॉमन ब्रदरहुड की बात की जा रही है। इससे ज़्यादा आपको एक-एक लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, एक-एक वर्ड आपको उठाना है हर जगह से। जैसे यहाँ दिया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, तो यहाँ पे बस हेरिटेज की बात की जा रही है, तो ये याद रखो। इसके अलावा यहाँ पे बात किया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात की जा रही है 7वें नंबर पे। यहाँ पे बात कर रहा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज़्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये आपकी 8वां फंडामेंटल ड्यूटी है। 9वां फंडामेंटल ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए 9वां प्रोविज़न। 10वां जो है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात की जा रही है, तो ये चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा ये 11वां है जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था और यहाँ पे बात किया गया है टू प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज
6 टू 14 तो ये रहा हूँ, तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए लाया गया था कि जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई के मतलब उन्हें अपॉर्च्युनिटी दें एजुकेशन के फील्ड में। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से आप जॉइन करके पीडीएफ ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।